ठीक है। नया चैप्टर चालू करें अपन कि उसका कुछ डिस्कशन करें एटॉमिक स्ट्रक्चर का। नया चैप्टर चालू करें आज। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो डाउट्स हैं वो भेज देना मुझे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के डाउट्स भेज देना। अभी अपन एक काम करते हैं, अपन ये पढ़ लेते हैं, एक्सरेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो धैर्य वाला ग्रुप है ना, उस धैर्य वाले ग्रुप में भेज देना डाउट, ठीक है। तो फिर अपन वो समझ लेंगे। भेज दिए क्या? ठीक है, मैं देख लूंगा आज। चलो नया टॉपिक चालू करते हैं अपन। टॉपिक का नाम है एक्सरेज। ठीक है। एक्सरे की जो डिस्कवरी है वो कई सी रॉन्ग टर्न में है, ठीक है। अब समझना एग्जैक्टली एक्सरेज में होता क्या है। अपने पास क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है अपने पास, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, एक बैटरी एक कॉइल से अटैच्ड होती है, ठीक है। लगातार क्या हो रहा होता है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। उस करंट की वजह से ये कॉइल गर्म हो जाती है। जो करंट पास हो रहा है उस करंट की वजह से क्या होता है, कॉइल गर्म हो जाती है। और कॉइल के गर्म होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करके बाहर आना चालू कर देता है, ठीक है। और इस चीज को बोलते हैं थर्मायनिक एमिशन। इस चीज को बोलते हैं थर्मायनिक एमिशन, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर देते हो, ठीक है, तो हीटिंग की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चालू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, थर्मायनिक एमिशन बोलते हैं, ठीक है। तो थर्मायनिक एमिशन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से बाहर आना चालू हो जाता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। इसके बाद क्या करा जाता है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा जाता है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है, थर्मायनिक एमिशन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ठीक है। हमने क्या करा है, ये वाली बैटरी को अगर आप देखोगे ना, तो इस वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यहाँ से कनेक्ट करा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। और पॉजिटिव बनने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा। दिखाई दे रहा है ये? तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लगातार अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से यहाँ पर मूव करके आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन अपने इस मेटल से, ये वाला जो मेटल है ना, इस मेटल से जाके कोलाइड करेंगे, ठीक है। जब ये जाके कोलाइड करेंगे ना मेटल से, तो उस कोलिजन के अंदर कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस हो जाएगी,
जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या होगी, कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस हो जाएगी, और ये जो एनर्जी लॉस होगी, ये एनर्जी लॉस एक्सरे प्रोडक्शन में चले जाएगा। ये जो तेजी से आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ ना, वो लॉस की वजह से क्या होगा, हमारे एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के डी एक्सेलरेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन का जो डी एक्सेलरेशन हुआ है, उस डी एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो रही है, एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना यही है, क्या कि इलेक्ट्रॉन के डी एक्सेलरेशन की वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी लॉस हुई वो सारी की सारी एनर्जी एक्सरे प्रोड्यूस करने में चली गई। होता क्या है, 90 से 95% एनर्जी तो वहां पर लॉस हो जाती है, मतलब उससे एक्सरे नहीं प्रोड्यूस हो पाते। ठीक है, 95% एनर्जी से एक्सरे प्रोड्यूस हो ही नहीं पाती, बस 5% की एनर्जी से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन एक्सरे में बस 5% एनर्जी जाती है, तो बची हुई 95% एनर्जी कहाँ जाएगी? बची हुई 95% एनर्जी हीट के फॉर्म में अपीयर होती है। जो रिमेनिंग 95% एनर्जी है, that appears as heat. Remaining 95% energy appears as heat. ठीक है, अब इतनी ज्यादा अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो फिर क्या होगा, जो मेटल है वो मेल्ट हो सकता है। तो मेटल को मेल्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगातार पानी को सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगातार अपन क्या करेंगे, पानी को सर्कुलेट करते रहेंगे इस मेटल से, ताकि ये क्या करते रहे, इसको ठंडा करते रहे कूलिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जो एनर्जी 95% जा रही है हीट में, उस एनर्जी की वजह से वो जो स्पेसिमेन है, वो जो अपना मेटल है, वही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो अपना हैवी मेटल है, ये हैवी मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मेल्ट होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लगातार पानी सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हैवी मेटल यूज होता है यहाँ पर जनरली वो टंगस्टन होता है। ठीक है, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, जनरली वो टंगस्टन होता है या मोलिब्डेनियम होता है। हाँ, ट्रैक्टर्स के इंजन में जैसे ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं ना, उस तरह से यहाँ पर भी लगातार पानी सप्लाई करते रहते हैं ताकि ये मेल्ट ना हो। नहीं तो ये मेल्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर एक्सरेज प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। मुझे बताओ, यहाँ तक की अपनी बेसिक सी कहानी क्लियर है क्या? फिर अपन और इसके अंदर डेप्थ में जाते हैं। बेसिकली वो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गन है ना, यहाँ पर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन गन है। वो इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रही है, इस फिलामेंट को हीट कर रही है। हीटिंग की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं, और वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जब मेटल से आके टकरा रहे हैं तो एकदम से रैपिड डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, ये रैपिड क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और इस रैपिड डी एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पोर्शन हीट के फॉर्म में एक्सेल हो जाता है, तो उस हीट को गायब करने के लिए अपन क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते रहते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है कि यहाँ पर एक वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं, इस वोल्टेज का नाम हम बोल देते हैं V1 के बराबर।
और यहाँ पर भी एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं अपन, जिसका नाम बोलते हैं V। ठीक है, तो यहाँ पर जो V1 वोल्टेज होता है, यहाँ पर जो V1 वोल्टेज होता है, ये V1 वोल्टेज क्या करता है, ये V1 वोल्टेज अगर आप बढ़ा दोगे तो इस वोल्टेज के बढ़ाने की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो जो आपके एक्सरेज के फोटॉन्स आ रहे हैं वो एक्सरेज के फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे तो उस केस में नंबर ऑफ एक्सरेज जो मिल रही है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ एक्सरेज जो मिल रही है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये वाला वोल्टेज, दिस कंट्रोल्स क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है, कितनी क्वांटिटी में एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, वो क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक्सरे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक्सरे की क्या बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी वजह अगर अपन इस V वोल्टेज के बारे में बात करें, ये वाले V वोल्टेज के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इस V वोल्टेज से क्या होगा, अगर मैं यहां पर V वोल्टेज बढ़ा देता हूं ना, ये V वोल्टेज कर क्या रहा है, ये V वोल्टेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा दूंगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेलरेट होंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लो मैंने बहुत हाई पोटेंशियल रख दिया, ये पोटेंशियल को क्या करा, बहुत हाई रख दिया। तो अगर ये पोटेंशियल बहुत हाई होगा तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, और जब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरेज निकलेगी। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई, तो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आके जब टकराएंगे तो उसकी वजह से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी उनके पास भी क्या होगी, बहुत सारी एनर्जी होगी। ठीक है, अगर उनके पास बहुत सारी एनर्जी हो गई तो बेसिकली इस वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने से क्या होगा, एक्सरे की क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ एक्सरे, ज्यादा एनर्जी वाली या कम एनर्जी वाली। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हम्म, यहाँ पर जैसे ही अपन वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड करेंगे तो एक्सरे की जो एनर्जी है, एक एक फोटोन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। और एनर्जी बढ़ गई मतलब एक तरह से क्वालिटी चेंज हो गई, एक्सरे की क्वालिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर दिस वोल्टेज कंट्रोल्स क्वालिटी ऑफ एक्सरे। ठीक है, जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो सारा कॉपी कर लो फटाफट, फिर आगे देखेंगे अपन। अच्छा, और एक्सरे की वेवलेंथ भी लिख लो। एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम के बीच में होती है।
देखिए अपन आगे। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा और है ना, समझते हैं इसको कि जैसे यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉन गन थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गन से निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि हम ये मानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। लेकिन जब ये इस V वोल्ट के क्रॉस मूव करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस V पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस मूव करेगा, तो कोलिजन से पहले तक ये कुछ अमाउंट में एनर्जी गेन कर लेगा। ये कितनी एनर्जी गेन कर लेगा, ये एनर्जी गेन करेगा Q इंटू वी के बराबर। इतनी एनर्जी क्या कर चुका होगा, ये गेन कर चुका होगा, ठीक है। Q इंटू वी इतनी एनर्जी ये क्या कर चुका होगा, गेन कर चुका होगा, ठीक है। और यही इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी कोलिजन से पहले, ठीक है। यही क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कोलिजन से पहले, ठीक। अब देखना आगे मैं क्या कर रहा हूं, जो एक्सरेज निकल रहे हैं ना, जो एक्सरेज निकल रहे हैं उनकी इंटेंसिटी को एक्सरेज की वेवलेंथ के साथ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। उनको एक्सरेज की वेवलेंथ के साथ क्या कर रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं, ठीक। अब समझना कि होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी यह है कि ये टकराने के बाद पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए, और जो पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है उस पूरी की पूरी एनर्जी का यूज करके एक एक्सरे प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। क्या बोला मैंने कि पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके आए, कोलिजन में ये पूरी लॉस हो जाए, और ये पूरी लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या काम आ जाए, एक्सरे प्रोड्यूस करने के काम आ जाए, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जो कंप्लीट एनर्जी है, जो कंप्लीट एनर्जी है E इंटू वी, ये एक्सरे प्रोड्यूस करें, ये एक्सरे प्रोड्यूस करने के काम है, ठीक है। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये है
कि पूरी एनर्जी काम ना आए, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी काम आ जाए। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो पूरी की पूरी एनर्जी या तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर पूरी एनर्जी यूटिलाइज होती है, अगर पूरी की पूरी कंप्लीट एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो उस केस में जो एक्सरे हमें मिलेंगे, यहां पर जो अपने को एक्सरे मिलेगा, इस एक्सरे की एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की hc/λ। एक्सरे भी एक फोटोन की तरह है। ठीक है, तो अगर आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो एक्सरेज में क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि सारी जो लॉस्ट एनर्जी है उसकी वजह से एक एक्सरे प्रोड्यूस होगी। जब ऐसा होगा तो एक्सरे की एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एक्सरे की एनर्जी अगर मैक्सिमम हो गई तो उस केस में उस एक्सरे की वेवलेंथ मिनिमम होगी। ठीक है, उस एक्सरे की वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, वो मिनिमम वेवलेंथ को मैं यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। ये मैंने बोल दिया मिनिमम वेवलेंथ, लैम्डा मिनिमम। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर बाय चांस सारी एनर्जी लॉस नहीं हुई, ठीक है ना, इतनी पूरी की पूरी एनर्जी लॉस एक्सरे में नहीं गया, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, ये एनर्जी हो जाएगी कम। ये बात समझ में आती है कि अगर सारी एनर्जी फोटोन प्रोड्यूस एक्सरे प्रोड्यूस करने में नहीं गई, तो एक्सरे की उस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक्सरे की एनर्जी अगर कम हो गई तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। उसकी वेवलेंथ क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो यहां पर होगा क्या, एक्सरेज की एक मिनिमम वेवलेंथ होगी, और उससे ज्यादा वेवलेंथ के भी हमें फोटॉन मिल सकते हैं। उससे ज्यादा वेवलेंथ के भी अपने क्या मिल सकते हैं, फोटॉन्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ ऐसा कुछ आता है, लैम्डा मिनिमम से चालू होता है, ये है मिनिमम वेवलेंथ, और इससे ज्यादा वेवलेंथ कितनी भी हो सकती है। ठीक है, कुछ इस तरह से रफली एक ग्राफ बनता है। ठीक है, कोई मैथमेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ बन जाता है। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? हाँ भाई, यहां तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। एक्सरे की एक मिनिमम वेवलेंथ होगी, ये समझ में आना चाहिए, और मिनिमम वेवलेंथ कब आएगी ये भी समझ में आना चाहिए। मिनिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब सारी जो एनर्जी लॉस हो रही है वो एक्सरे में कन्वर्ट होगी तब। 2 मिनट इसको देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें जो भी पर्टिकुलर डाउट आ रहे हैं वो डाउट पूछ लो, उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये ग्राफ पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, हाँ, मैंने कोई फंक्शन सोच के नहीं बनाया। ये ग्राफ ऐसा आता है, एज इट इज मैंने प्लॉट कर दिया है। आपको बस इतना समझना है कि मिनिमम वेवलेंथ कब आएगी। मिनिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी एक्सरे में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर एनर्जी का कुछ पार्ट एक्सरे में गया तो उस केस में एक्सरे की एनर्जी कम होगी, एक्सरे की एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ अपने आप बढ़ गई। तो ज्यादा वेवलेंथ पॉसिबल है, इससे कम और वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जैसे अगर मुझे मिनिमम वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालूंगा मैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे मिनिमम वेवलेंथ?
मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी है। अब ये पूरी काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रहा है, एक फोटोन क्रिएट हो रहा है। अगर अपन मिनिमम वेवलेंथ के बारे में बात करें तो ये पूरी की पूरी एनर्जी क्या कर रही है, एक फोटोन बना रही है। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये पूरी एनर्जी फोटोन बना रही है। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी एनर्जी को अपन फोटोन की एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। इस पूरी एनर्जी को अपन क्या कर देंगे, फोटोन की एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। जैसे ही अपन इक्वेट करेंगे वैसे ही लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी एच सी बाई ई, ये आ जाएगी एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ। इतनी बात अपने को समझ में आती है क्या? अच्छा, अब देखना, ये जो हमने अभी ग्राफ प्लॉट करा है ना, ठीक है, जिसमें एक मिनिमम वेवलेंथ है और उससे ज्यादा वेवलेंथ प्रेजेंट हो सकती है, इस ग्राफ को बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज का ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूअस एक्सरेज का ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर है ना बीच बीच में ना ऐसे पीक प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बीच में क्या होते हैं, इस तरह के पीक्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो पीक्स है, ये जो पीक्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को। ये रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना नोट करो, फिर अपन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को समझते हैं। अभी मैंने जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया था वो पूरा डिस्क्रिप्शन था कंटिन्यूअस एक्सरे पे, कि कंटिन्यूअस एक्सरे में इलेक्ट्रॉन आते हैं, टकराते हैं, एनर्जी लॉस होती है, उसकी वजह से फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। अब अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पे, वो पूरी कैलकुलेशन अपनी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए ही है खास। ठीक है, तो इतना छापो, फिर आगे देखते हैं।
नोट हो गया? आगे देखिए अपन। चलो, देखना अपन पर्टिकुलरली बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता है एग्जैक्टली ये समझते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये मैं यहाँ पर कुछ शेल्स बना रहा हूँ एटम के। ठीक है, मैंने इस तरह से शेल्स बना लिए हैं। इन शेल्स के बिल्कुल बीच में यहाँ पर अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, और इन शेल्स के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है बहुत सी बार कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन जिसको अपन ने एक्सेलरेट कराया था, ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रॉन आ रहा था, बहुत सी बार क्या होता है ये आते 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 अंदर वाले किसी इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हिट कर देता है। हिट करने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, नॉकआउट हो जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ये भी क्या हो जाता है, इस तरह से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या, जो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। ठीक है, नॉकआउट करने की वजह से क्या हुआ, जो ये सबसे अंदर वाला शेल है, ये जो अंदर वाला शेल है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं के शेल। ठीक है, नॉकआउट करने की वजह से जो के शेल है उसके अंदर एक वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, अब के शेल में जैसे ही एक वैकेंसी क्रिएट होगी, के शेल में जैसे ही एक वैकेंसी क्रिएट होगी, वैसे ही ऊपर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेगा। ठीक है, ये जो एम्प्टी स्पेस जनरेट हुआ है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक एम्प्टी स्पेस जनरेट हो जाएगा। उस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए हायर शेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसमें। ठीक है, इस वैकेंसी को भरने के लिए ऊपर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा। जब वो जंप करेगा तो यहाँ से एक फोटोन एमिट होगा, और ये फोटोन कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का फोटोन। ठीक है, ये जो फोटोन एमिट हुआ ना, इसको अपन बोलते हैं एक्सरे। ठीक है, और पर्टिकुलरली इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। दिस फोटोन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। हाँ भाई, अब मुझे ये बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि व्हाट एग्जैक्टली इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उसने किसी एक इनर शेल के इलेक्ट्रॉन
को नॉकआउट करा। नॉकआउट करने की वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हुई। उस वैकेंसी को भरने के लिए जब